भी होता है। अरे हाँ, तो इस लाइन में लेट्स से एक वेव चल रही है, तोशिबा से इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, ऐसा, जो कि सबको ट्रांसवर्स डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, और आपका क्या नाम है? युवराज, राइट। ओके, शादी होगी उसके। ओके, तो युवराज से इस तरफ भी एक वेव चल रही है जो लोगों को ऐसे डिस्प्लेस कर देती है, लॉन्गिट्यूडनल। ओके, इट सो हैपेंस कि जब ये वेव, ये जो डिस्टर्ब्ड से भाई साहब है, राइट, सबको समझ में आ गया कौन है? ठीक है, इन तक पहुंचती है जब ये तोशिबा से चलती हुई ट्रांसवर्स वेव और युवराज से चलती लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों इनके पास साइमल्टेनियसली पहुंच जाती है। एक डिस्टर्बेंस ऐसे ले जाना चाहता है, एक डिस्टर्बेंस ऐसे ले जाना चाहता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज टू थिंग्स। वन, कि ये डिस्टर्ब से जो भाई साहब है इनका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा, इट वुड बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस। तोशिबा वाली वेव ने जो डिस्टर्बेंस दिया वो, और युवराज वाली वेव ने जो डिस्टर्बेंस दिया, उन दोनों का वेक्टर सम ये एक्सपीरियंस करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये आधी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाली बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि नेट डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस वुड बी वेक्टर सम ऑफ बोथ द डिस्टर्बेंसेस दैट आर गिवन टू यू, राइट। ठीक है, ये क्यों होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन वो 12th में ज्यादा अच्छी समझ में आती है। 11th में मैथमेटिकली वो फंक्शंस ही नहीं है जो मैं समझा सकूं। ओके, फिर भी बोल दूंगा एक बार, कभी 12th वाली चीज सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। ऑलराइट, बढ़ू मैं आगे। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज मोर क्रिटिकल। सेकेंड पार्ट, जब हम, आपका क्या नाम है? अरित्रा। जब हम अरित्रा को देखेंगे तो इनको लेकिन जो डिस्टर्बेंस मिलेगा फ्रॉम डिस्टर्ब वाले भाई साहब से, वो सिर्फ ऐसा वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इस वेव के पार्ट थे जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डिस्टर्बेंस मिलता था, और वो जो पीछे बैठे हुए ब्लू शर्ट में, क्या नाम है साहब का? अरविंद। तो अरविंद के पास जो वेव पहुंचेगी वो ट्रांसवर्स होगी, जो उसको ऊपर लेके जाएगा। मतलब कि दो वेव जिस जगह मिली तो ऐसे कि ओरिजिनल खत्म हो गई, लेकिन वंस दे क्रॉस, वो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, बिल्कुल वैसे के वैसे ही निकल जाती है जैसे कि कभी मिली ही ना। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वंस सुपरपोजिशन इज डन, दे कीप ऑन ट्रेवलिंग अनअफेक्टेड बाय ईच अदर, क्योंकि वो फंक्शन कहता था एक्स के लॉन्ग चलो, दूसरा फंक्शन कहता वाई के लॉन्ग चलो, तो वो एक्स के लॉन्ग ले गया, वो वाई के लॉन्ग ले गया। वेव को दोनों ने एक दूसरे पे कोई इफेक्ट डाला ही नहीं, ऐसे जैसे तो कभी मिली ही नहीं थी। यदि नहीं मिली होती तो जैसे इस लाइन में तोशिबा से पीछे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उस लाइन में जैसे डिस्टर्ब होते हो बिल्कुल ऐसे ही डिस्टर्ब होंगे अभी भी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस वाली जगह पर युवराज वाली वेव से वो मिल रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अनडिस्टर्ब मतलब अनअफेक्टेड वेव ट्रेवल करेगी आफ्टर सुपरपोजिशन। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? ओके, सुपरपोजिशन का लॉजिक मैंने पहले ही कहा था, मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैथमेटिकली उतने अभी है नहीं हमारे पास सामान, बट फिर भी जितना मेरे पास है मैं बोल तो देता हूं। कभी यदि आप 12th में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रो के अंदर लोग समझाते नहीं है, कई बार समझते नहीं है कि सुपरपोजिशन क्यों वैलिड होता है, लॉजिक क्या है उसका। तो इट इज बेसिकली, सुपरपोजिशन सुन के लगता है कोई बहुत भारी भरकम चीज होगी, बट जब मैंने इसका लॉजिक पहली बार पढ़ा था तो मेरे को लगा यार इतनी सिंपल चीज थी, मैं कितना गधा था कि खुद ने नहीं सोचा। ऑलराइट, जब भी कॉज और इफेक्ट की लीनियर रिलेशनशिप होती है, ओके, बेसिकली व्हेनेवर वी आर एबल टू राइट दिस, and we are able to write this only if it's a linear relationship. यदि गणित पढ़े हुए लिखे हुए लोग हैं, आप गणित पढ़े लिखे, तो यदि ये को हम ये तभी लिख सकते हैं जब लीनियर रिलेशन हो, बाकी कभी भी नहीं लिख सकते। जब भी ये वैलिड है तब सुपरपोजिशन वैलिड होता है। यदि कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप लीनियरिटी की है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होता है। जैसे कि हम यदि
फील्ड आपको पता नहीं, कुछ नहीं पता आपको, कुछ पता ही नहीं, कैसे समझा, प्रॉब्लम है, कुछ आता ही नहीं आपको। ओके, तो कॉज इफेक्ट की लीनियर रिलेशनशिप होती है, तो आप पाएंगे कि हम दो इफेक्ट्स को इंडिविजुअली लिख लें और फिर उनको जोड़ लें, या फिर ये मान लें कि दोनों साथ साथ हुए थे, फर्क नहीं पड़ता। ये चीज यहां से आती है एक्चुअली। तो यहां बोलेंगे कॉज इफेक्ट की लीनियर रिलेशनशिप कैसी है, वो दिखती नहीं है, क्योंकि साई जो होता है, डिस्टरबेंस जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली जो भी क्वांटिटी का डिस्टरबेंस होता है, एम्पलीट्यूड उसके लीनियर डिपेंडेंट होता है, उसके स्क्वायर पे डिपेंड नहीं होता। जैसे कि हम पाएंगे एनर्जी का सुपरपोजिशन नहीं वैलिड होता, एनर्जी पे सुपरपोजिशन फेल हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी का सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होगा, लेकिन डिस्टरबेंस का हो जाएगा, क्योंकि मतलब डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, क्योंकि डिस्टरबेंस और डिस्टरबेंस की रिलेशनशिप लीनियर है। ओके, बाकी 12th में ज्यादा अच्छा समझ में आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन जहां पर भी लीनियर रिलेशनशिप है सुपरपोजिशन मिल जाएगा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, हाँ जी, लीनियर नहीं है तो भी तो वेव्स इंटरफेयर तो करेंगी से, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो होती नहीं ना, लीनियर होनी ही होती है ना, वेव में नॉन लीनियर होती नहीं है। डिस्टरबेंस और पार्ट, आप गलत समझ रहे, वो मैं मुझे यही लग रहा था, आप सोच रहे ए स्क्वायर हो गया तो नहीं होता, फिर वो ए स्क्वायर नहीं, वो मतलब वही फंक्शन नहीं है हमारे पास समझाने के लिए, वो वैसा नहीं है कि साइज इक्वल टू ए स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। मतलब हम डिस्टरबेंस को जो नापते हैं वो उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नापते हैं। यूं समझ सको तो समझ लो, नहीं तो रहने दो, है ना। क्या समझ में आया सबको, पक्का? सो लेट्स स्टार्ट लिटिल बिट। इसके ऊपर थोड़े थोड़े से आइडियाज होते हैं, बड़े सिंपल से आइडियाज होते हैं। ओके, समझाने के लिए हम लोग ऐसी वेव बना रहे हैं, ये वेव कंप्लीटली नॉट अलाउड है। क्यों नॉट अलाउड है? शार्प कॉर्नर है। किसी ने सोचा, किसी ने रीजन ढूंढा शार्प कॉर्नर क्यों अलाउड नहीं होते वेव में? मान लीजिए ये एक पल्स चल रही है। व्हाट इज पल्स? ये नाम मैं शायद पहली बार यूज कर रहा हूं। डिस्टरबेंस का प्लूरल इज पल्स, पल्स का प्लूरल इज वेव। ठीक है, एक डिस्टरबेंस बोलते थे हम, कुछ डिस्टरबेंसेस एक साथ चल रहे हैं, उनको हम पल्स बोलते थे। ठीक है, तो ये पल्स चल रही है, और लेट से सामने से एक और पल्स आ रही है, ऐसी वाली ट्रायंगुलर पल्स, राइट। एंड देयर कम्स अ मोमेंट जब दोनों एक ही जगह पर थे। ये भी था, ये भी था। तो इस मोमेंट पे स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा? यदि ये हमसे कोई पूछे तो दिस इज हाउ वी थिंक कि यार ये डिस्टरबेंस तो मिला ही मिला है, स्क्वायर वाला तो इतना तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा ये ट्रायंगल वाला डिस्टरबेंस और इतना मिला, तो ये उठा के इसके सिर पे बिठा देता हूं मैं, या बेसिकली इस ट्रायंगल को स्क्वायर के सिर पे रख देता हूं, तो मेरे को पूरा कंप्लीट शेप मिल जाएगा वेव का, कि वेव का शेप कुछ ऐसा होगा। डू यू गेट दैट? अरे बोलो। इसके साथ में अपन ने ये जोड़ दिया, तो अपन को पूरा वेव का शेप कैसा दिखेगा ये मालूम पड़ गया। कब? इस मोमेंट पे। थोड़ी देर बाद आएंगे, देखेंगे तो क्या दिखेगा हमको। फर्स्ट क्लास, गॉन गॉन, क्रॉस्ड, कंप्लीटली क्रॉस्ड, पता भी नहीं पड़ा कि कभी मिले थे। psi1 plus psi2 once they are crossed, मतलब वेव एक दूसरे के फंक्शंस पे कोई असर नहीं डालती।
ये हमारा अजम्पशन है, इसको हम प्रैक्टिकली यूं समझ सकते हैं। अब पता नहीं आपने कभी इतना ध्यान दिया है कि नहीं, जैसे कि जब म्यूजिक सुनते हैं, ओके म्यूजिक चल रहा है कुछ और आप ध्यान नहीं दे रहे म्यूजिक पे, तो यू आर हियरिंग म्यूजिक, बट लेट्स से यू आर अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन गिटार, तो जब वो म्यूजिक में बज रहा है आपको गिटार, आप चाहें तो उसको अलग से सुन सकते हैं कि यार इसमें इसने कब कैसी गिटार बजाई, या इसने कब ड्रम कैसा बजाया, सब कुछ बज रहा है, लेकिन यू कैन डिस्टिंग्विश, डिस्टिंक्ट सुन सकते हैं आप पार्ट ऑफ दैट। जैसे कि इस समय भी आप मेरी आवाज भी सुन सकते हैं, बाहर से आती आवाज भी आ रही है और आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो आपको उस आवाज को ज्यादा सुनाई दे रही होगी आपको। यदि आपका पढ़ाई में ध्यान है तो आपको पता भी नहीं पड़ा होगा कि उधर से भी एक आवाज आ रही है। अब आप उस पर ध्यान चला जाएगा आपका बार बार, तो अब आपको ध्यान हट जाएगा पढ़ाई से। समझ में आ रही मेरी बात? आप तो पहले भी रही थी और हम उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। इसका मतलब ही यह है कि सुपरपोजिशन भी होता है तो नॉइस में चला जाता है नहीं, और जब हम चाहें उसको अलग करना तो हम अलग करके भी उसको पूरा का पूरा देख सकते हैं। म्यूजिक में बहुत इजी होता है बात समझना, कई सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं, पर आपको थोड़ा म्यूजिक का ज्ञान है, थोड़ी अक्कल है, तो आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, आवाज, जिसको भी आप चाहें तो पूरा का पूरा फोकस कर सकते हैं उस हिस्से पे। तभी कर सकते हैं जब वो अपना एग्जिस्टेंस भी रखती है अलग से और साथ में मिल भी जाती है, दोनों ही घटना हो रही होती है बेसिकली। समझ में आई मेरी बात? पक्का सुपरपोजिशन क्लियर है? क्या होता है इसके अंदर? ऐसे चित्र बन जाते हैं कई बार, सवाल वाले हमारी शीटों में कर लीजिएगा, बढ़ा दूं किसी को समझ में आया? Now there is this very interesting scenario. Well, let's say two triangular pulses of exactly same shape but in opposite direction are there. Alright? And they happen to superimpose. करेंगे ही सही. कैसा रहेगा स्ट्रिंग का शेप यहां पे? स्ट्रेट। बट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थोड़ी देर बाद यदि हम आके देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा चित्र। नाउ बिफोर आंसरिंग प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली, डोंट आंसर अनलेस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज दिस, लेट्स से हम एक बंदे को लाते हैं और उसको दो स्ट्रिंग दिखाते हैं, एक जो जिसमें कोई वेव नहीं थी, चुपचाप पड़ी हुई थी, एक जिसमें ये वेव थी। उस मोमेंट पे दिखाते हैं जब सुपरपोजिशन होके कैंसिल हो गया था। वो इसको देखता है, इसको देखता है, इसमें देखता है कुछ नहीं हुआ, उसमें देखता है एकाएक दो पल्स जनरेट हो गई। तो कुछ तो अंतर रहा होगा ये सीधी रस्सी में और इस सीधी रस्सी में। नहीं तो इसमें भी एकाएक दो पल्स जनरेट हो जाती। इन दो रस्सियों में अंतर क्या है? तो दोनों ही सीधी। What is the difference? Let me explain a little bit about potential energy and kinetic energy. Okay. ये स्ट्रिंग है, कोई वेव नहीं है, नॉर्मली स्ट्रेच्ड है जितनी थोड़ी बहुत होती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा एनर्जी है इसके पास? नहीं। लेकिन यदि इसमें कोई पल्स ट्रैवल कर रही है तो ये हिस्सा पहले जितनी दूरी पर रहता था क्या उतनी दूरी पर है? नहीं, उससे ज्यादा दूरी पर है। तो इसका मतलब इसके पास डेफिनेटली कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ कि ना? हाँ, तो किधर है वेलोसिटी? नीचे है। सबको दिख रही है नीचे इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी, क्योंकि फ्यूचर में जो डिस्टर्बेंस मिलेगा वो और नीचे लेके जाएगा। वेरी गुड। जो नीचे नहीं पता है शर्म की बात है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? और नीचे जाना है इसको तो फ्यूचर में नीचे है। हमने बोला सुपरपोजिशन मींस साई वेक्टर इज इक्वल्स टू
या y लिख देता हूं आप लोगों के लिए, साई देख के वैसे डर लगता होगा आप लोगों को, राइट? ये होता है, राइट? ऐसा बोला था मैंने। यदि ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा कि ये भी ट्रू होना पड़ेगा? अरे बोलो, ट्रू होना पड़ेगा। मतलब सुपरपोजिशन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का होता है कि वेलोसिटी का भी होता है? वेलोसिटी का भी होता है। हेलो, इसका मतलब इट कैन बी इजीली शोन कि हाफ ऑफ द स्ट्रिंग right now is possessing double the velocity it would have possessed if there was only one pulse. And if we look at these particles, किधर है इनकी velocity? इनकी दिख रहा है सबको? पक्का? तो इनके आधों के पास velocity उधर से डबल है। इनफैक्ट 12th में वेव ऑप्टिक्स में इसके बेसिस पे वर्मा जी ने जो है गलत सवाल भी दे रखा है वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा सा उड़ा हुआ है और फिर गलत सवाल दिए हुए एक से ज़्यादा। और एनसीईआरटी की जो भी एक नई चीज़ आई है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, उसमें वही आइडिया को सही करके दे रखा है। कॉन्सेप्ट एक है लेकिन वेव का, मैं समझा भी दूंगा जितना भी समझा सकता हूँ। अभी 11th में हर चीज नहीं हो पाती, कई बार कोशिश तो पूरी करता हूँ। यहाँ तक समझ में आई बात कि इन आधों के पास वेलोसिटी नीचे है, आधों के पास वेलोसिटी ऊपर है और डबल वेलोसिटी। ये बात समझ में आई? पक्का? कंटिन्यू करूं मैं आगे। यदि हम इनकी बात करें कोई भी एलिमेंट की, तो इस एलिमेंट के पास बस अभी एक अजम्पशन मान लीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट के पास जो एनर्जी है टोटल, काइनेटिक भी है क्योंकि मूव कर रहा है और पोटेंशियल भी है कि नहीं है? किसी भी एलिमेंट के पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल, इसलिए क्योंकि स्ट्रेच्ड है। समझाऊं क्या आगे? तो समझ में, वेव नहीं होती तो ये इतनी दूरी पे होते, अब इतनी दूरी पे तो पोटेंशियल भी है। बिल्कुल लास्ट में करूंगा यार इसकी मैथ्स, अभी नहीं करना चाहता, बहुत घनघोर मैथ्स है इसकी, ठीक है? उस दिन तो बहुत परेशान होने वाला जब मैं इसकी मैथ्स करूंगा, ठीक है? इसमें बस मैं अभी से इतना सा असम्पशन ले रहा हूं, ये बाद में बहुत इजीली प्रूव हो जाता है कि डी के डी यू के बराबर आता है एग्जैक्टली। अभी मेरे कहने से मान लो यार, बड़े आगे। तो यदि मैं इस पल्स के द्वारा कैरीड एनर्जी की बात करूं, राइट, और ये मान लूं कि यहां से यहां तक की लेंथ एल है और मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो इस पल्स के द्वारा कैरीड टोटल एनर्जी होगी हाफ म्यू एल वीपी स्क्वायर। वीपी भी सबका सेम ही होगा क्योंकि स्लोप सेम है, का डबल। डबल क्यों? ये तो काइनेटिक है सबकी टोटल और इतनी ही पोटेंशियल। ये किसकी एनर्जी है? एक पल्स के पास। दिस इज एनर्जी possessed बाय वन पल्स। हेलो, नाउ टू प्रूव माई पॉइंट, जितना भी कर सकता हूं, इतना हिस्सा जो है पल्स का, हाफ, should have energy sufficient to create this. Let's check that. Half mu L by 2, आधी लेंथ है 2 VP का स्क्वायर। जरा देखिए दोनों सेम है क्या? देखिए दोनों सेम है क्या? है। इनफैक्ट ये वेव की बड़ी प्यारी सी चीज है, पता नहीं आपने, हो सकता है 11वीं के बच्चों ने भी सुना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से π/2 के एंगल पे चलती है। सुना है क्या? यदि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कभी अच्छी सीखे तो आप ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी। दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस रहता है। ऑलराइट, तो कभी कभी ऐसा होता है वेव ऑप्टिक्स में कि डार्क फ्रिंज बनती है। डार्क मतलब कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, राइट? मतलब दो कैंसिल कर देती है। कौन सी कैंसिल करती है? पोटेंशियल।
जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है वहां हमें लगता है कि अंधेरा हो गया, क्योंकि हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नाप पाते हैं, हम वेलोसिटी नहीं नाप पाते। जैसे कि यहां पर क्या 0 हुई थी, पोटेंशियल, लेकिन इसके पास क्या थी, काइनेटिक। लेकिन इंफॉर्मेशन सर्वाइव कर गई इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक। हमेशा वेव में दो चीजें चलती है, दो एनर्जीज चलती है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। और जहां पे भी वेव का डिस्ट्रक्टिव हो रहा होता है, डिस्ट्रक्टिव एज इन ऐसा लगता है कि सुपरपोजिशन होकर खत्म हो गया, तो वहां पर एक खत्म होती है और दूसरी बची हुई सारी एनर्जी और सारी इंफॉर्मेशन बचा के ले जाती है। तभी तो सुपरपोजिशन होने के बावजूद वापस से वेव बन जाती होगी। ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि वापस से शेप क्या है, वो मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा वेव बनती कैसे, एक से दूसरे को कैसे मिलती है, वो हमारे बस में नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं। जैसे कि साउंड में भी आगे बढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लेकिन उसके आगे भी सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वहां पर एक पार्ट ऑफ वेव किल हुआ होगा, एक पार्ट ऑफ एनर्जी खत्म हुआ होगा, लेकिन दूसरा पार्ट ने सेम एनर्जी बचा ली होगी जितनी यहां खत्म हुई है, ताकि आगे भी चलती रहे स्टोरी। राइट? थोड़ा डीप चला गया, अपने काम का नहीं इतना ज्यादा, लेकिन ये जो कि पूरी वेव की स्टोरी है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा डीप लेवल पे बता दिया। जब आगे जरूरत पड़ेगी तो आप खुद भी समझ पाएंगे, ठीक है? लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। मतलब यदि हमको ऐसा लगता है कि वेव ने यहां पर एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो ओनली वन पार्ट इज गॉन, सम अदर पार्ट विच वी मे नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व, वो रहता है। साउंड में यदि प्रेशर किल हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट रह जाता है, डिस्प्लेसमेंट किल हो जाता है तो प्रेशर रह जाता है। यहां पे यदि पोटेंशियल किल हो गई तो काइनेटिक रह गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक किल हो जाती है तो इलेक्ट्रिक रह जाती है, इलेक्ट्रिक किल हो जाती है तो मैग्नेटिक रह जाती है। इंफॉर्मेशन और एनर्जी हमेशा बच जाती है, राइट? और हम ये भी देख सकते हैं सुपरपोजिशन एनर्जी में फॉलो नहीं हो रहा है। यदि इंडिविजुअल एनर्जी ले दो, इंडिविजुअल ले दो, पोटेंशियल, दो पोटेंशियल मिलके 0 आ रही है, काइनेटिक 2 मिलके 4 आ रही है, राइट? और जनरली हम उसी को एनर्जी मानते वेव की जो हम ऑब्जर्व कर पाते, जो ऑब्जर्व नहीं करते उसको वेव की एनर्जी मानते ही नहीं है। तो ये भी पंगा होता है। गॉट इट? तो थोड़ा हैवी हो गया होगा, मैं यही रुक जाता हूं। ओके, ठीक है? तो सुपरपोजिशन इतना है। नेक्स्ट अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव सीखेंगे अगली क्लास में।